अध्याय 16 वार्टी डिनर हमेशा की तरह ही था। शकरकंद दलिया और मिश्रित अनाज पैनकेक, साथ ही चीनी गोभी की एक डिश। यह अतिरिक्त थी क्योंकि आमतौर पर रात के खाने के लिए कोई पकी हुई सब्जियां नहीं होती थीं और हर कोई बस कुछ अचार खाता था। पोषण की कमी के कारण शेन मियामियान अपने पिछले जीवन की तरह 5 फीट की वृद्धि को रोकना नहीं चाहती थी। वह अभी केवल 15 वर्ष की थी और अभी भी उसके बढ़ने की गुंजाइश थी। एक पैनकेक खाने के बाद वह दूसरे के लिए पहुंची और झो लैनफेंग अब खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें फैल गईं। अगर तुम कोई काम नहीं करते तो रात को इतना क्यों खा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। वह अभिशप्त लड़की साहसी होती जा रही है, यहाँ तक कि दूसरा पैनकेक लेने का साहस भी कर रही है। अतीत में सब्जियों का एक अतिरिक्त टुकड़ा लेने से उसे अपने मूड को पढ़ने की आवश्यकता होती थी। मैं कुपोषित हूँ और मुझे और अधिक खाने की जरूरत है। बैल की तरह मजबूत। मैंने तुम्हें बिल्कुल भी कुपोषित होते नहीं देखा। उसने उसे बैल की तरह मजबूत कहाँ देखा? शेन मियामियान ने हंसते हुए कहा, मैं सीयू की ही उम्र का हूँ, यहाँ तक कि कुछ महीने बड़ा भी हूँ, लेकिन मैं उससे पूरा सिर छोटा हूँ। अगर यह कुपोषण नहीं है तो क्या है? उद्धरण चिन्ह। किसी कारण से, हालांकि शेन मियामियान अभी भी एक किशोरी थी, उसकी मुस्कान ने शेन जियानहुआ को दोषी महसूस कराया। उन्होंने पहले बच्चों की ऊंचाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, ये सोचकर कि लड़कियों के लिए ये ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन अब जब शेन मियामियान ने इसे बड़ा कर दिया है और सीयू की तुलना में मियामियान को वास्तव में पोषण की आवश्यकता है, उन्होंने अप्रसन्नतापूर्वक झो लैनफेंग को डांटा। बच्चा अभी कुछ खाना खा रहा है, तुम हंगामा क्यों कर रहे हो? तुम किस तरह की माँ हो? उद्धरण चिन्ह। झो लैनफेंग को लगा कि उसके पास खड़े होने के लिए कोई आधार नहीं है। उसने और अधिक कहने की हिम्मत नहीं की और विषय बदल दिया। यदि आप अपनी सत्रांत परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो आपको अगले वर्ष स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पढ़ाई में अच्छा नहीं लेकिन खाने में बहुत अच्छा। शेन मियामियान की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, कल से स्कूल के बाद मुझे पढ़ना और होमवर्क करना है और मैं अब कपड़े नहीं धो सकता या खाना नहीं बना सकता। झो लैनफेंग ने क्रोध से शाप दिया, तुम आलसी लड़के, तुम काम ही नहीं करना चाहते, कपड़े नहीं धो रहे या खाना नहीं बना रहे। उसने दुनिया को उल्टा कर दिया है। पिताजी, मेरे हाथों को देखो। झो लैनफेंग के साथ बहस करना बेकार था और इससे पिटाई भी हो सकती थी, इसलिए उसने सीधे शेन जियानहुआ के सामने अपने हाथ उठाए। वे इतने सूज गए हैं कि मैं एक पेन भी नहीं पकड़ सकती। आखिरकार शेन जियानहुआ ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था और उसके हाथों पर गंभीर सूजन, दरारों से भरी हुई देखकर उसे सहानुभूति की पीड़ा महसूस हुई। अब करने के लिए कोई खेत का काम नहीं है और आपके पास देखभाल करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मियामियान को खाना पकाने से दूर रहने दें। झो लैनफेंग ने गर्भपात के बाद की अपनी पुरानी जटिलताओं को सामने लाते हुए कहा, मेरी पीठ में दर्द होता है, मैं बहुत ज्यादा घूम नहीं सकती। क्या आप आलसी होने की कोशिश कर रहे हैं? कोई मौका नहीं। शेन जियानहुआ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झो लैनफेंग के गर्भपात की जटिलताएं एक ऐसा मुद्दा था जिसके बारे में वह हमेशा दोषी महसूस करता था। उनकी झिझक को देखकर शेन मियामियान ने सही समय पर कहा, पिताजी, जब तक आप मुझे ठीक से पढ़ाई करने के लिए समय देते हैं, अगर मैं सत्रांत परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता तो मैं स्वेच्छा से पढ़ाई छोड़ दूंगा और आप दोनों को दोष नहीं दूंगा। इसने शेन जियानहुआ को प्रभावित किया। मियामियान,
स्कूल के बाद तुम सिर्फ पढ़ाई और अपना होमवर्क करने पर ध्यान केंद्रित करो। किसी और चीज की चिंता मत करो। उन्होंने शेन मियामियान को पढ़ाई के लिए समय दिया। अगर वह अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था और उसके पास ग्राम प्रधान के सामने एक बहाना होगा। शेन जियानहुआ को इस बात का एहसास भी नहीं था कि अवचेतन रूप से उसने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया था कि शेन मियामियान संभवतः अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती। अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर रहने वाली छात्रा अचानक नाटकीय प्रगति कैसे कर सकती है? सीखना एक ऐसी चीज थी जिसके लिए प्रतिभा की भी आवश्यकता होती थी। झोउ लैनफेंग को इस बार भी कोई आपत्ति नहीं थी, ये देखते हुए कि छुट्टियां केवल 10 दिन दूर थीं। शेन मियामियान का प्रदर्शन खराब होना तय था। शब्द यहीं गिरा दिए गए। समय आने पर वह देखेगी कि पढ़ाई जारी रखने के लिए शेन मियामियान के पास कैसा चेहरा है। अध्याय 17 चिंता। झोउ सियू ने तीनों के बीच की बातचीत सुनी। पूरे समय चुप रही, लेकिन उसका दिल पहले से ही उथल-पुथल में था। केवल कुछ शब्दों के साथ शेन मियामियान ने आसानी से शेन जियानहुआ को मना लिया। यदि उसने वास्तव में परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया और चाचा उन दोनों के लिए ट्यूशन का खर्च नहीं उठा सकते, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसे स्कूल छोड़ना होगा? रात के खाने के बाद झोउ सियू शेन जियानहुआ के सामने एक अच्छा प्रभाव डालना चाहते थे। उन्होंने स्वेच्छा से झोउ लैनफेंग को बर्तन धोने में मदद करने के लिए कहा। हालांकि जब वह रसोई में पहुंची तो झोउ लैनफेंग ने उसे मदद नहीं करने दी, इस डर से कि कहीं उसके हाथ न जम जाएं। आंटी, अगर बहन सचमुच ठीक हो गई तो? झोउ सियू ने चिंतित चेहरे के साथ पूछा। वे दोनों एक ही कमरे में रहते थे और एक ही कक्षा में थे। शेन मियामियान को पढ़ाई करना कितना पसंद था, ये दूसरों को नहीं पता होगा, लेकिन सियू को पता था। यदि अंतिम परीक्षा आसान होती तो उसके लिए 60 अंक प्राप्त करना कठिन नहीं होता। झोउ लैनफेंग ने कड़वाहट से शाप दिया। वह बेवकूफ लड़की सुअर की तरह मूर्ख है। उसे हर परीक्षा में केवल कुछ ही अंक मिलते हैं। भले ही आपने उसे एक दिमाग दिया हो, फिर भी वह अच्छा स्कोर नहीं कर सकी। फिर अपना स्वर बदलते हुए वह फुसफुसाई, चिंता मत करो, तुम्हारी आंटी के पास कुछ निजी बचत है। तुम्हारी ट्यूशन फीस का भुगतान करने में कोई समस्या नहीं होगी। भट्ठे पर काम करने से अच्छा वेतन मिलता था, और चूंकि शेन जियानहुआ ने वहां 2 साल तक काम किया था और उसके पास ज्यादा खर्चे नहीं थे, इसलिए उसने 100 से अधिक की बचत की थी। मिडिल स्कूल की ट्यूशन और विविध फीस सब मिलाकर केवल लगभग 30 युआन थी। अगले साल जब शेन जियानहुआ को नौकरी मिल गई तो वह पैसा कमाना जारी रख सकी। जहां तक शेन मियामियान की बात है, अभी भी आधे साल से ज्यादा का समय बाकी था। लैनफेंग के पास ये सुनिश्चित करने के बहुत सारे तरीके थे कि बच्चा स्कूल जारी न रख सके। आंटी, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मियामिया बदल गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि गांव के मुखिया ने उसे कुछ कहा हो? झोउ सियू ने अपनी अंतर्निहित चिंताओं को व्यक्त किया। अतीत में शेन मियामियान आंटी की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता था और हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। अब वह बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। तो क्या हुआ अगर वह जानती है? झोउ लैनफेंग ने उपहास किया। अगर वह परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करती है, तो मैं उसे उन सभी वर्षों के समर्थन का बदला चुकाऊंगा जो मैंने उसे दिए हैं। इस बववा का चेहरा बिल्कुल एक छोटी परी जैसा दिखता था। जब उसकी शादी होगी तो वह निश्चित रूप से पर्याप्त दुल्हन मूल्य की मांग करने में सक्षम होगी। वे दोनों थोड़ी देर के लिए रसोई में फुसफुसाए, और जब तक झोउ सियू कमरे में लौटा, शेन मियामियान पहले ही बिस्तर पर जा चुका था।
फौजी कोट बिस्तर के ऊपर एक कील पर लटका हुआ था। ये देखकर कि शेन मियामियान सो रहा था, वह सैन्य कोट की ओर हाथ बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। आप क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और झोउ सियू को घूर कर देखा। तुमने मुझे डरा दिया, झोउ सियू ने अपने छोटे से दिल को थपथपाते हुए कहा। मैंने देखा कि तुम्हारा कोट ठीक से नहीं लटका था और डर था कि यह गिर जाएगा। मैं इसे तुम्हारे लिए फिर से लटकाना चाहती थी। ये लड़की अब अभिनय भी कर सकती है, अंकल के सामने दयनीय रूप दिखाती है, लेकिन उसके साथ अकेले होने पर ठंडा चेहरा दिखाती है। कोई ज़रूरत नहीं है, यह मुझे किसी और ने दिया है। इसे मत छुओ। किसे पड़ी है? झोउ सियू गुस्से में आ गई और अपने जूते उतारने के बाद बिस्तर पर चली गई। अध्याय 18 लू सियुआन। अगले दिन नाश्ता करने के बाद झोउ सियू और शेन मियामियान एक साथ स्कूल के लिए निकले। स्कूल कस्बे में था और बाइक से लगभग 20 मिनट लगते थे, लेकिन पैदल 40 मिनट से अधिक लगते थे। शेन जियानहुआ ने विशेष रूप से अपने स्कूल आवागमन के लिए 28 इंच की साइकिल खरीदी थी। जब वे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो झोउ सियू ने कहा, बहन, बाइक के टायर में हवा कम है। मैं आगे चलूंगा और पंप करूंगा और आप धीरे धीरे चल सकते हैं। मेरा काम पूरा होने के बाद मैं आपको लेने वापस आऊंगा। शेन मियामियान को जवाब देने का मौका दिए बिना वह साइकिल पर सवार हो गई। अपने छोटे पैरों के कारण शेन मियामियान संभवतः उसे पकड़ नहीं सकती थी। अतीत में झोउ सियू अपना भोजन समाप्त करने के बाद जल्दी से स्कूल जाती थी और जब तक शेन मियामियान सब कुछ व्यवस्थित करके स्कूल चला जाता था, तब तक कक्षा शुरू होने का लगभग समय हो जाता था। अगर वह बहुत धीरे चलती तो उसे भी देर हो जाती। दुर्लभ अवसरों पर जब वे एक साथ जाते थे तो झोउ सियू उसे पीछे छोड़ने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती थी, जैसा कि अब है। और हास्यास्पद बात ये थी कि वह भोलेपन से उस पर विश्वास करती थी। सौभाग्य से वह आज घर से जल्दी निकल गई थी और थोड़ा तेज चलने का मतलब था कि उसे देर नहीं होगी। यांग परिवार का गांव मशुतुन गांव के निकट था। जब वह उस गांव के प्रवेश द्वार से गुजर रहा था तो वहां एक लड़का बैकपैक के साथ अपनी साइकिल की चेन ठीक कर रहा था। चूंकि पिछला किकस्टैंड टूट गया था, इसलिए उनके लिए बाइक पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया था। शेन मियामियान ने अपनी गति तेज कर दी और साइकिल को स्थिर करने में मदद करने के लिए आगे बढ़ा। राजकोट की एक करोड़पति दिखाती है कि वह प्रति सप्ताह 14,40,000 रुपये कैसे कमाती है। BTCI पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। लड़के ने शेन मियामियान की ओर देखा, कुछ नहीं कहा, अपनी बाइक की चेन ठीक करता रहा और फिर खड़ा होकर बोला, धन्यवाद। लड़के का चेहरा अधिक स्पष्ट रूप से देखने पर शेन मियामियान चौंक गया। ये चेहरा, जो उसकी याददाश्त में धुंधला हो गया था, धीरे धीरे एक नाम से मेल खाने लगा, लू सियुआन, उसका सहपाठी। वे ऐसे लोग थे जो एक दूसरे के बारे में जानते थे लेकिन कभी बात नहीं की थी। ये लड़का स्कूल में थोड़ा अधिपति जैसा था। किसी ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। वह जिसे भी पसंद नहीं करता था उसे पीट देता था, अक्सर लड़कियों का अपमान करके उन्हें रुला देता था और उसकी तरह अपना होमवर्क भी नहीं करता था। अंतर ये था कि उसकी पढ़ाई बेहद अच्छी थी। शीर्ष 3 रैंकिंग पर उनकी मजबूत पकड़ थी। शिक्षकों का उनके साथ प्रेम नफरत का रिश्ता था। जब लू सियुआन अपनी बाइक से निकलने वाला था तो शेन मियामियान ने चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम बस ऐसे ही जाने वाले हो? उद्धरण चिन्ह। क्या मैंने पहले ही धन्यवाद नहीं कहा? लू सियुआन की आंखों में झुंझलाहट की झलक चमक उठी।
क्या आप मुझसे भी झुकने और भीख मांगने की उम्मीद करते हैं? उद्धरण चिन्ह। व्यंग्यात्मक लड़का, काफी तीखी जुबान। उसने स्पष्ट रूप से अपना अनुरोध व्यक्त किया। मुझे स्कूल के लिए लगभग देर हो चुकी है। मुझे चढ़ने दो और मुझे लिफ्ट दे दो। उद्धरण चिन्ह। पब फ्यूचर विज्ञापन। तुम्हारी बहन के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। लू सियुआन स्पष्ट रूप से अनिच्छुक था। उसके परिवार के पास एक साइकिल थी। तुमने उसे कब मुझे सवारी देते हुए देखा है? उद्धरण चिन्ह। लू सियुआन ने अधीर स्वर में कहा। इतनी परेशानी। लेकिन उसने मना नहीं किया। उसके चेहरे पर यह भाव देखकर कि यदि आप अभी नहीं चढ़े तो मैं जा रहा हूँ। शेन मियामियान ने तुरंत कहा, आप पहले चढ़ें, फिर मैं चढ़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। बाइक पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ सवारी शुरू करना थोड़ा अधिक कठिन था। उसने सैन्य कोट में लिपटी उसकी छोटी टांगों पर निराशा भरी नजर डाली। तुम्हें लगता है कि अगर मैं घुड़सवारी शुरू कर दूं तो तुम पकड़ सकती हो? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लू सियुआन केवल 15 वर्ष का था, लेकिन वह पहले ही 175 सेमी की ऊंचाई तक बढ़ चुका था, जिससे वह कक्षा में काफी लंबा हो गया था, और साइकिल चलाने के लिए उसके पैर मजबूत थे। उसके चौड़े कंधों को देखकर वह उसके पिछले जीवन के भाग्य को याद करने से खुद को नहीं रोक सकी। हाई स्कूल में वह और झोउ सियू एक ही कक्षा में थे। बाद में वह झोउ सियू की रूममेट के प्यार में पड़ गया और उसके लिए कुछ ठगों से लड़ने लगा, जिससे गलती से उन्हें गंभीर चोट लग गई, जिसके परिणामस्वरूप उसे कई वर्षों की सजा सुनाई गई। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। उस समय कई सहपाठियों ने कहा था कि उन्हें पता था कि उसका ऐसा अंत होगा। जिस लड़की को वह पसंद करता था उसने भी घटना के 1 महीने बाद दूसरे लड़के के साथ डेटिंग शुरू कर दी और शादी करने के लिए जल्दी स्कूल छोड़ दिया। एक होनहार युवा की ऐसी बर्बादी। जब वे स्कूल के गेट के करीब थे, लू सियुआन ने अचानक ब्रेक लगाया और शेन मियामियान लगभग गिर गया। तभी उसे ये कहते हुए सुना, उतर जाओ, तुम यहाँ से चल सकते हो। धन्यवाद। शेन मियामियान कुशलतापूर्वक बाइक से उतर गया। अध्याय 19। स्मृति द्वारा निर्देशित स्थिति ली जाती है। शेन मियामियान को अपनी कक्षा मिली और उन युवा और अपरिपक्व चेहरों को देखकर उसे भावनाओं का एक जटिल मिश्रण महसूस हुआ। झोउ सियू भी कक्षा में आ गई थी और वर्तमान में अपनी मेज पर बैठी थी, इत्मीनान से शेन मियामियान को देख रही थी, मानो किसी शो के शुरू होने का इंतजार कर रही हो। उसके छोटे कद के कारण उसकी मेज बीच में पहली पंक्ति में थी। लकड़ी के डेस्क पर, जो लाल रंग से घिसा हुआ था, सू जियाओहोंग द्वारा खींची गई एक अन्यायपूर्ण सीमा को चिन्हित करने वाली एक रेखा थी। शेन मियामियान के किसी भी छोटे से अतिक्रमण को तुरंत पीछे धकेल दिया जाएगा। जैसे ही शेन मियामियान अपने स्थान पर पहुंची और अपना स्कूल बैग नीचे रखा, उसकी डेस्क में सू जियाओहोंग ने बिना किसी गर्मजोशी के कहा, यह अब आपकी सीट नहीं है, यहाँ मत बैठो। फिर मुझे कहाँ बैठना चाहिए? शेन मियामियान की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उसे गलत सीट याद आ गई थी, जो 20 साल से अधिक समय के बाद उचित लग रहा था। अपने चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव के साथ सू जियाओहोंग ने घोषणा की, आप 2 दिनों से यहाँ नहीं आए हैं। आपकी बहन ने कहा कि आप वापस नहीं आएंगे, इसलिए शिक्षक चेन हुआन को यहाँ बैठने के लिए ले गए। शेन मियामियान की तरह चेन हुआन भी पतली थी, केवल थोड़ी सी लंबी थी, और वह पहले शेन मियामियान के पीछे बैठी थी। ये तुम्हारी चाची थी जिसने कहा था कि तुम्हें अब आने की अनुमति नहीं है, झोउ सियू ने तुरंत स्पष्ट किया। ये दर्शाता है कि वह नहीं थी जिसने अफवाह फैलाई थी। झोउ सियू कक्षा में लोकप्रिय था और एक समूह नेता भी था।
क्योंकि वह पढ़ाई में अच्छी थी और अक्सर संघर्ष कर रहे छात्रों को अपना होमवर्क कॉपी करने देती थी। इसलिए उसने कई लोगों का दिल जीत लिया था। इसके विपरीत शेन मियामियान, एक गरीब छात्र जिसकी न तो मीठी भाषा थी और न ही मजबूत व्यक्तित्व, बहिष्कार का लक्ष्य बन गया। मिडिल स्कूल में अपने 3 साल पूरे होने के करीब वह अकेली रह गई। उस पर एक नज़र डालने के बाद शेन मियामियान ने एक शब्द भी नहीं कहा। चेन हुआन ने कक्षा में प्रवेश किया और शेन मियामियान को देखकर वह दंग रह गई। सू जियाओहोंग तुरंत गया, चेन हुआन का स्कूल बैग लिया, उसे दराज में भर दिया और फिर उसे स्टूल पर बैठने के लिए दबाया। चेन हुआन, बस यहीं बैठे रहो, शिक्षक तुम्हें यहाँ लाए हैं और कोई भी इसे तुमसे नहीं छीन सकता। चेन हुआन का स्वभाव अधिक ईमानदार था, लेकिन चूंकि वह सू जियाओहोंग के ही गांव से आई थी और एक अच्छी छात्रा थी, इसलिए दोनों के बीच अच्छे संबंध थे और वे लंबे समय से एक साथ बैठना चाहते थे। शेन मियामियान के लिए यह ऐसा था जैसे चेन याओजिन सड़क से आधी दूरी पर उभर आया हो, छोटा हो और दूसरे लोगों की जगह ले रहा हो। पहली या दूसरी पंक्ति में बैठने से हकीकत में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। शेन मियामियान ने अपना ध्यान चेन हुआन के पूर्व स्थान की ओर लगाया, जहां एक लड़की अब सतर्कता से बैठी थी, जैसे कि उसे डर हो कि शेन मियामियान उसे ले लेगा। तुरंत अपने क्षेत्र पर दावा करने के लिए उसकी मेज पर झुक गई। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, इसे कोई और नहीं ले सकता। लू सियुआन, जिसने अभी अभी अपनी बाइक पार्क की थी, अंदर आया और मामले से बेपरवाह होकर अपनी सीट पर वापस जाने से पहले केवल यहाँ पर नजर डाली। कक्षा की घंटी बजी और शेन मियामियान कक्षा के सामने खड़ा हो गया। लू सियुआन को छोड़कर कक्षा में सभी की निगाहें उस पर थीं, जो दूसरों की तरह दर्शकों की उत्सुकता से एक तमाशा देख रही थी। अगर यह कोई और होता तो वे अब तक भयभीत हो गए होते, लेकिन शेन मियामियान, जो पहले ही एक बार मौत का सामना कर चुकी थी, क्या उसे कुछ किशोरों द्वारा देखे जाने से डरना चाहिए था? अध्याय 20 लू सियुआन के साथ बैठना। पहली कक्षा चीनी भाषा की थी, जिसे ली क्यूमी नाम की लगभग 40 वर्षीय महिला पढ़ाती थी, जो एक जोड़ी चश्मा पहनती थी और एक कठोर मठाधीश के समान आभा प्रदर्शित करती थी। जैसे ही वह हाथ में चॉक बॉक्स लेकर कक्षा में दाखिल हुई, उसकी नज़र पोडियम के सामने खड़े शेन मियामियान पर पड़ी। वह अचंभित रह गई। शेन मियामियान, तुम वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। उसने पहले ही प्रिंसिपल के साथ शेन मियामियान को निष्कासित करने के बारे में चर्चा कर ली थी। फिर भी यह लड़की फिर से सैन्य कोट में लिपटी हुई थी। कक्षा में ठिठुरन बढ़ रही थी और उसे पहनना भट्टी के पास बैठने जैसा था। ली क्यूमी को उसे देखकर ही ईर्ष्या महसूस हुई। मेरी सीट किसी और ने ले ली है, मेरे पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। शेन मियामियान ने अपने होंठ भींचे। वह एक अच्छी छात्रा नहीं थी और ली क्यूमी ने हमेशा उसे अपने लिए कांटे के रूप में देखा था। तभी ली क्यूमी को याद आया कि ये सुनकर कि शेन मियामियान बाहर हो रहा है, उसने चेन हुआन को आगे और झाओ लानलान को चौथी पंक्ति से चेन हुआन के स्थान पर भेज दिया था। वे दोनों पहले ही स्थान बदल चुके थे। उनसे पीछे हटने के लिए कहना निश्चित रूप से वह नहीं था जो वे चाहेंगे। आप वह सीट ले सकते हैं जिस पर झाओ लानलान रहा करते थे। उद्धरण चिन्ह। शिक्षक, मैं शेन मियामियान के साथ नहीं बैठना चाहता। वह एक गरीब छात्रा है, मूर्ख है। मुझे डर है कि मूर्खता संक्रामक है। झाओ लानलान का डेस्कमेट, एक मोटा लड़का, अपना हाथ ऊपर उठाकर खड़ा था। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, पूरी कक्षा जोर जोर से हंसने लगी। झो सियू शायद सभी में सबसे अधिक आत्मसंतुष्ट था। उससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए ये कीमत थी।
चुप, ली क्यूमी ने चिल्लाते हुए शेन मियामियान को भयंकर रूप दिया। इस स्थिति में पहुंचना और फिर भी स्कूल जाने की हिम्मत रखना। ली क्यूमी को सिर्फ शेन मियामियान की ओर से शर्मिंदगी महसूस हुई। कमरे की जांच करने पर केवल लू सियुआन के बगल वाली सीट खाली रही। आप लू सियुआन के बगल में बैठें। शेन मियामियान के लिए वह कहाँ बैठी थी, वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना स्कूल बैग उठाया और लू सियुआन के बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि लू सियुआन को आपत्ति करने का समय भी नहीं मिला। अध्यापक, उद्धरण चिन्ह, ये लगभग कार्यकाल का अंत है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उसे रोकें, ली क्यूमी ने कहा। लू सियुआन को मना करने का कोई मौका नहीं दिया। चूंकि वह व्यक्ति आया था तो उसे उसके लिए सीट की व्यवस्था करनी थी, है ना? ली क्यूमी ने पहले ही शेन मियामियान को छोड़ दिया था, इसलिए वह स्कूल के 2 दिन गायब रहने के लिए उसे डांटने में अपनी सांस बर्बाद करने की जहमत नहीं उठा सकती थी। अभी कल ही एक छात्रा उनके पास रोती हुई शिकायत लेकर आई थी। इसे उसकी सज़ा के रूप में काम करने दें। लू सियुआन ने उसके शब्दों को निगल लिया, जिससे शेन मियामियान की ओर देखने लगा, लेकिन वह पहले से ही अपनी चीनी किताब निकाल रही थी और सीधे पोडियम की ओर देख रही थी। वह वहां सीखने के लिए आई थी। उसके बगल में कौन बैठा था और उसके बारे में उनकी राय वास्तव में उतनी मायने नहीं रखती थी। सत्र का पाठ्यक्रम पहले ही पूरा हो चुका था और कक्षा अब पूरी तरह से पहले अध्ययन की गई सामग्री की समीक्षा पर केंद्रित थी। कुछ देर तक समझाने के बाद ली क्यूमी ने बेतरतीब ढंग से ब्लैकबोर्ड पर एक प्रश्न पूछा। इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? उद्धरण चिन्ह। एक साथ 4-5 छात्रों ने हाथ उठाए। जिन लोगों को उत्तर नहीं पता था उन्होंने बोलने के लिए बुलाए जाने के डर से अपना सिर नीचे कर लिया। ली क्यूमेई ने कक्षा का निरीक्षण किया और अंत में उसकी नज़र झोउ सियू पर पड़ी। झोउ सियू, आप इसका उत्तर दें। झोउ सियू खड़ा हुआ और आत्मविश्वास से उत्तर दिया। ली क्यूमी ने सहमति में सिर हिलाया। सचमुच उनके पसंदीदा छात्रों में से एक। आप बैठ सकते हैं। झोउ सियू की प्रशंसा करने के बाद उसने शेन मियामियान पर एक सार्थक नज़र डाली। हर किसी को झोउ सियू से सीखना चाहिए। स्मार्ट बने और सोचें। कुछ सहपाठियों की तरह न बने जो केवल कक्षा छोड़ना जानते हैं। ये स्पष्ट था कि बिना कुछ कहे वह किसका जिक्र कर रही थी। झोउ सियू ने विजय की दृष्टि से घूमकर शेन मियामियान की ओर देखा। देखना है कि उसके साथ पढ़ाई में प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षक कभी भी किसी और का पक्ष लेने वाला नहीं था। वह पढ़ाई में उत्कृष्ट थी। उसे एक छात्रा बनना था। जहाँ तक शेन मियामियान की बात है, निस्संदेह उसकी किस्मत में खेती करना ही लिखा था।